Dear students, इनकम फ्रॉम सैलरी वेतन शीर्षक से कर योग्य आय की गणना के संबंध में 4 लेक्चर अपन पहले चला चुके हैं और ये 5वां लेक्चर है। पहले के 4 लेक्चर में अब तक हमने जो पढ़ा है कि वेतन शीर्षक की आय के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, मूल वेतन, बोनस, कमीशन के संबंध में क्या नियम हैं, कैसे गणना करते हैं, भत्ते कौन कौन से हैं, कौन कौन से कर योग्य हैं, कौन कौन से कर मुक्त हैं, ये सारी चर्चा। और पिछले चौथे लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी ग्रेच्युटी, पेंशन और कंपनसेशन की। पेंशन कमिटेड होती है या मंथली होती है, 2 प्रकार की पेंशन के संबंध में नियम। कंपनसेशन क्षतिपूर्ति के संबंध में कई सारे नियम कि सेवा में रहते हुए क्षतिपूर्ति कर योग्य है। सेवानिवृत्ति या सेवा से छंटनी जो होती है, छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति में से कुछ राशि करमुक्त होती है। करमुक्त राशि की गणना कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने पिछले 4 लेक्चरों में सीखी है। आज इनकम फ्रॉम सैलरी के इस 5वें लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, और वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से समय से पूर्व रिटायर हो जाता है तो उसको प्राप्त होने वाली जो राशि है उसके संबंध में क्या नियम है। तो आइए अपन पहले चर्चा करते हैं, पहले सीखते हैं अर्जित अवकाश के नकदीकरण की बातें। अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि किसी भी कर्मचारी को प्रत्येक 1 वर्ष की सेवा के लिए कुछ अवकाश यानी कुछ छुट्टियां लेने का अधिकार होता है, जिन्हें पीएल कहते हैं, पीएल। अब यदि कोई कर्मचारी अपनी उन छुट्टियों के बदले में छुट्टियां नहीं लेता है तो उन जो छुट्टियां उसकी संचित हो जाती है, जो छुट्टियां उसकी इकट्ठी हो जाती है, उन छुट्टियों के बदले में उसे नगद भुगतान किया जाता है। और ऐसा जो नगद भुगतान जो छुट्टी न लेने के बदले में मिलता है उसे अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान यानी एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव कहते हैं। ये एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव 2 प्रकार से 2 समय पर मिल सकता है। एक तो सेवा में रहते हुए, कोई भी कर्मचारी रिटायर होने से पहले भी सेवा में रहते हुए अपनी पिछली कुछ छुट्टियों के बदले में नगद पैसा ले सकता है। जैसे कि राज्य सरकार का नियम है कि कोई भी कर्मचारी यदि चाहे तो 1 वर्ष में 15 दिन की जो पिछले वर्षों की जो इकट्ठी छुट्टियां हैं उनमें से 15 दिन की छुट्टियों के बदले में वो नगद पैसा ले सकता है। तो ऐसा भुगतान उसका सेवा में रहते हुए माना जाता है। और ये सेवा में रहते हुए जो छुट्टियों का पैसा मिलता है, अवकाश के बदले नगद भुगतान मिलता है, ये टैक्सेबल फॉर ऑल यानी सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो निजी कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार का कर्मचारी हो, टैक्सेबल फॉर ऑल। तो याद क्या रखना है कि सेवा में रहते हुए रिटायरमेंट से पहले यदि उसे अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान मिलता है तो जितना भुगतान उसे प्राप्त होता है उतना सारा का सारा कर योग्य है। दूसरा, सेवानिवृत्ति के समय जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसने अपने पूरे सेवा काल में जितनी छुट्टियों का पैसा नहीं लिया उसका पैसा उसे रिटायरमेंट के समय पर मिलता है। अब रिटायरमेंट के समय पर मिलने वाला ये पैसा सरकारी कर्मचारी को यदि मिल रहा है तो पूर्णतः कर मुक्त है, फुली टैक्स फ्री फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी है, चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है। यदि उसे सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के बदले नगद पैसा मिलता है तो वो सारा का सारा कर योग्य है।
अन्य कोई भी कर्मचारी यदि है, यानी सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारी जो है उनके लिए पार्टली टैक्स फ्री है, पार्टली या पार्शियल टैक्स फ्री है, मतलब कुछ राशि कर मुक्त है। अब ये कुछ राशि कितनी कर मुक्त है इसकी गणना करना अपने को सीखना पड़ेगा कि कर मुक्त राशि कितनी होती है। याद रखना है, अर्जित अवकाश का जो नगद वेतन मिल रहा है, अर्जित अवकाश के बदले में जो नगद पैसा मिल रहा है, वो सेवानिवृत्ति के समय अन्य कर्मचारी के लिए कुछ करमुक्त और कुछ कर योग्य होता है, आंशिक करमुक्त और आंशिक कर योग्य होता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी को यदि कोई पैसा मिल रहा है अर्जित अवकाश का, तो वो पूरा का पूरा कर मुक्त है, और सेवानिवृत्ति से पहले यानी सेवा में रहते हुए यदि अर्जित अवकाश का पैसा मिल रहा है तो वो पूर्णतः कर योग्य है। अब अपन बात करते हैं कि अन्य कर्मचारी को जो अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान मिलता है उसमें से जो कर मुक्त राशि है उसकी गणना कैसे करते हैं। तो अर्जित अवकाश के बदले प्राप्त नगद राशि में से कर मुक्त राशि की गणना, यहाँ कर मुक्त राशि की गणना कर रहे हैं। इसका मतलब जो प्राप्त राशि है उसमें से कर मुक्त राशि घटाने के बाद जो शेष बचेगी वो कर योग्य होगी। तो कर मुक्त राशि की गणना करने के लिए 4 पॉइंट हमें कैलकुलेट करने हैं, और इन चारों में से जो सबसे कम वाली राशि है वो कर मुक्त होती है। पहला है अमाउंट रिसीव्ड, यानी उसे कितनी राशि अर्जित अवकाश के बदले में प्राप्त हो रही है, अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा है मैक्सिमम ₹3 लाख, यानी 3 लाख रुपए से अधिक कर मुक्ति किसी भी कर्मचारी को किसी भी हालत में दे नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट 3 लाख रुपए फिक्स है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें हमें देखना है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ यानी पिछले 10 माह का वेतन। पिछले 10 माह कौन से, जिस समय कर्मचारी रिटायर हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अक्टूबर के महीने में कर्मचारी रिटायर हुआ तो अक्टूबर से जस्ट पिछले 10 महीने लेने हैं। अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त, इस तरीके से 10 महीने लेने हैं। और चौथा और अंतिम पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है सैलरी ऑफ बैलेंस अर्न लीव, सैलरी ऑफ बैलेंस अर्न लीव, यानी उस कर्मचारी के खाते में उपार्जित अवकाश या अर्जित अवकाश कितने जमा हैं, यानी कितनी छुट्टियां उसके पास बची हुई हैं, जो छुट्टियां बची हुई है उनका वेतन। ये चौथा पॉइंट। अब ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 दोनों में ही हमें लेनी है सैलरी। ये देखिए सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए तभी जोड़ेंगे जब सेवा शर्तों में हो, अन्यथा डीए को नहीं जोड़ेंगे, और प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ये 3 राशियां जोड़ करके यहाँ पर वेतन लिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में वेतन बेसिक प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस डीए, डीए तब जबकि वो सेवा शर्तों में हो, और ये तीनों राशियां हमें पिछले 10 महीने की लेनी है। और पॉइंट नंबर 4 में जब बैलेंस अर्न लीव है उसके लिए सैलरी जो लेनी है वो लेनी है हमें, एक दिन की सैलरी कैलकुलेट करनी है और इनटू बैलेंस अर्न लीव, या एक महीने की सैलरी, यानी 10 महीने की सैलरी में 10 का भाग लगाएंगे तो औसत एक महीने की सैलरी आ जाएगी। और एक महीने की सैलरी है तो अर्न लीव का बैलेंस भी महीनों में कैलकुलेट करेंगे। यदि एक दिन की सैलरी है तो बैलेंस अर्न लीव का कैलकुलेशन भी हम दिनों की संख्या में कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं बैलेंस अर्न लीव? बैलेंस अर्न लीव कैलकुलेट करने के लिए टोटल लीव अर्न, यानी उसकी पूरी सेवा में कितनी छुट्टियां अर्जित हुई, ये टोटल अर्न लीव कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कंप्लीटेड सर्विस ईयर, कितने वर्ष, पूर्ण वर्ष, यानी वर्ष के अलावा जो महीने हैं उनको छोड़ देंगे, कंप्लीटेड सर्विस ईयर इनटू 1 मंथ और 30 डेज मैक्सिमम करना है। यानी एक वर्ष की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा उसे एक महीने की सैलरी छुट्टियां मिल सकती है। यदि किसी संस्था में कर्मचारी को एक वर्ष के लिए 2 महीने की छुट्टियां दी जाती है तो वो 2 महीने कैलकुलेट यहां नहीं करेंगे, यहां कितना लेंगे, 1 महीने ही लेंगे। लेकिन यदि किसी कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की छुट्टियां मिलती है
तो फिर वो 15 दिन यानी आधा महीना ही लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 20 वर्ष तक सेवा की, तो 20 वर्ष और इंटू उसे 1 वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का छुट्टी स्वीकृत होती है, सैंक्शन होती है, अर्जित होती है। तो 20 वर्ष इंटू 15 दिन या आधा महीना यानी 10 महीने की छुट्टियां उसकी अर्जित मानी जाएगी। और इन 10 महीनों में से लीव कंज्यूम घटा देंगे, अर्थात कर्मचारी ने जितनी छुट्टियां ले ली है वो माइनस कर देंगे और बाकी बचेगा बैलेंस अर्न लीव, और बैलेंस अर्न लीव को सैलरी से गुणा कर देंगे, एवरेज सैलरी से गुणा कर देंगे। तो ये पॉइंट नंबर 4 आएगा। खास बात यहां जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसको ये पैसा मिलेगा, और उत्तराधिकारी को जो राशि प्राप्त हो रही है वो पूरी की पूरी कर मुक्त है, ये याद रखना। उत्तराधिकारी को, कर्मचारी को स्वयं को मिल रही है तो आंशिक कर मुक्त, उत्तराधिकारी को राशि मिल रही है तो पूरी की पूरी कर मुक्त होती है। एक बार फिर समझ लेना, 4 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। इन चारों में से जो कम वाली राशि है वो कर मुक्त होती है, बाकी की कर योग्य होगी। ये कैलकुलेशन करने के लिए सैलरी का मीनिंग याद रखना है। सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए, डीए तभी जोड़ा जाएगा जबकि सेवा शर्तों में हो, प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये तीनों चीजें जोड़ेंगे। बैलेंस अर्न लीव कैलकुलेट करते समय एक पूरे वर्ष की सेवा के लिए 1 महीने का अवकाश अधिकतम स्वीकृत होता है, ये ध्यान रखेंगे। यदि किसी कर्मचारी को कम मिल रहा है, 1 महीने से कम की छुट्टियां मिल रही है तो कम लेंगे, लेकिन 1 महीने से अधिक की छुट्टियां यदि किसी कर्मचारी को मिल रही है तो अधिक को शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सेवानिवृत्ति के समय अन्य कर्मचारी को यदि अर्जित अवकाश की राशि मिल रही है तो उस प्राप्त राशि में से करमुक्त राशि कैलकुलेट करेंगे और घटा देंगे, बाकी राशि कर योग्य रहती है। इसके बाद अपन बात करते हैं VRS यानी ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति का क्या करेंगे। ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति यानी VRS, क्षतिपूर्ति की राशि, इसके संबंध में ये याद रखनी है बात कि ऐच्छिक अवकाश ग्रहण की अनुमोदित योजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी द्वारा कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद एवं स्वयं की आयु कम से कम 40 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद उसे यदि कोई राशि मिलती है तो कर मुक्त होगी, कुछ राशि कर मुक्त होगी, कम वाली राशि कर मुक्त होगी। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती है तो कुछ भी कर मुक्त नहीं होगा, जितनी राशि प्राप्त हो रही है वो पूरी की पूरी कर योग्य हो जाएगी। कर मुक्त होने के लिए क्या शर्तें हैं फिर देख लीजिए शॉर्टकट में कि VRS यानी ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर जो क्षतिपूर्ति मिल रही है उस क्षतिपूर्ति में से यदि कुछ राशि कर मुक्त करवाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि कम से कम 10 वर्ष की सेवा उसकी पूरी हो चुकी हो। यानी 10 वर्ष की सेवा करने से पहले यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा है तो उसे मिलने वाली ऐसी क्षतिपूर्ति कर मुक्त नहीं होगी, पूरी की पूरी कर योग्य हो जाएगी। दूसरी शर्त है कम से कम 40 वर्ष की सेवा उसकी 40 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो जाए। यानी 40 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद यदि रिटायरमेंट लेता है अपनी इच्छा से तो उसे मिलने वाली ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति कुछ राशि कर मुक्त होगी। अब ये कर मुक्त कितनी होगी इसके लिए भी 4 पॉइंट है। नंबर फर्स्ट अमाउंट रिसीव्ड, नंबर सेकंड मैक्सिमम ₹5 लाख, और नंबर थर्ड में लेना है कंप्लीटेड सर्विस ईयर इंटू 3 इंटू लास्ट मंथ सैलरी। कंप्लीटेड सर्विस ईयर का मतलब 19 वर्ष 8 महीने सेवा की तो 19 वर्ष ही माना जाएगा। इंटू 3 का मतलब प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के लिए 3 माह का वेतन लेना है और लास्ट महीने की सैलरी से गुणा कर देंगे। चौथा पॉइंट है
बैलेंस सर्विस मंथ, यानी यदि वो कर्मचारी अपनी इच्छा से अभी सेवानिवृत्त नहीं होता तो आगे कितने माह कितने वर्ष तक वो सेवा कर सकता था। सामान्यतया 60 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु होती है, और कोई कर्मचारी यदि मान लीजिए कि 55 साल की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है अपनी इच्छा से, तो उसके बचे हुए सेवा के वर्ष रह गए 5, और यहाँ लेने महीने, तो 5 × 12 महीने यानी 60 महीने का वेतन जो है वो यहाँ पॉइंट नंबर 4 में लेंगे, इनटू लास्ट मंथ सैलरी। सैलरी में क्या शामिल करना है, याद रखना है, सैलरी में यहाँ ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की करमुक्त राशि की गणना करने के उद्देश्य से वेतन का आशय है मूल वेतन बेसिक और प्लस डीए तभी जोड़ेंगे जब सेवा शर्तों में हो, और प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो वही सामान्य अर्थ है जो क्षतिपूर्ति के संबंध में अपन ने पहले ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने के संबंध में, इससे पहले अर्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में जो सीखा था, वही वेतन का तात्पर्य यहाँ है। इन चारों में से अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख रुपए, और कंप्लीटेड सर्विस ईयर इंटू 3 इंटू लास्ट मंथ सैलरी, और बैलेंस सर्विस मंथ इंटू लास्ट मंथ सैलरी, इन चारों में से जो सबसे कम वाली राशि है वो कर मुक्त हो जाएगी, और जो इसके अलावा अधिक राशि है वो सारी कर योग्य हो जाएगी। तो इस तरीके से ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त होने वाली राशि में से कर मुक्त राशि की गणना करेंगे, शेष राशि उसकी कर योग्य हो जाएगी। अब ऐच्छिक अवकाश के बाद अगली जो चर्चा अपन करने वाले हैं, और इस सैलरी के चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा जो टॉपिक है वो है अनुलाभ यानी परक्विजिट्स। तो अगले लेक्चर में अपन अनुलाभों की चर्चा करेंगे, कौन से अनुलाभ है, कितने कर योग्य है, कितनी कर मुक्त है। इससे पहले संक्षेप में आज जो अपन ने चर्चा की है वो की है एनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव, यानी अर्जित अवकाश का नकदीकरण। अर्जित अवकाश का नकदीकरण के संबंध में हमने सीखा है कि सेवा में रहते हुए मिलने वाला अर्जित अवकाश के बदले जो राशि है वो कर योग्य है। सेवानिवृत्ति पर यदि सरकारी कर्मचारी को राशि प्राप्त हो रही है तो वो पूर्णतः कर मुक्त है, और अन्य कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली राशि आंशिक कर मुक्त है। आंशिक कर मुक्ति की गणना करने के लिए हमें 4 अलग अलग पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। उसके अलावा हमने चर्चा की है ऐच्छिक अवकाश ग्रहण। ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर यदि कोई क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है, ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर यदि कोई राशि मिलती है वीआरएस के नाम से अलग से राशि मिलती है, तो वो राशि कर मुक्त होती है कुछ सीमा तक। कुछ सीमा तक कर मुक्त तभी होगी जब 2 शर्तों की पूर्ति हो, अन्यथा नहीं होगी। अब वो उसके लिए भी 4 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, और 2 कम से सबसे कम वाली राशि है चारों में से, वो कर मुक्त होती है। तो आज अपन इतनी चर्चा करेंगे। अगले इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 6 नाम का जो लेक्चर अपना आएगा, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे अनुलाभों की कर योग्य राशि की गणना कैसे करते हैं। अनुलाभ का मतलब होता है सुविधाएं। तो ये चर्चा अपन आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।